बिस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, हमारा आज पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पहले कोर्स कंटेंट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम बाकी जो है इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थक्वेक उस पर ज़रा बात करेंगे आज के लेक्चर में। कोर्स आपको पता है कि इसका 3 क्रेडिट और थेरीज़ के हैं और लैब इसकी नहीं है। टोटल कंटेक्ट आवर्स जो है वो फॉर द सेमेस्टर वो 48 आवर्स हैं। 3 आवर्स ऑफ लेक्चर पर वीक है आपकी। उसके बाद कोर्स डिस्क्रिप्शन आपकी, दिस सब्जेक्ट इज डिज़ाइन टू कवर द सिस्मिक डिज़ाइन एस्पेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग, प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट डिज़ाइन, ब्रिज डिज़ाइन, मैट्रिक एनालिसिस। यहाँ पे हमारे 3-4 मेन टॉपिक्स हैं। जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे जो हमारा है कि सबसे पहले हमने अर्थक्वेक्स को अंडरस्टैंड करना है, फिर हमने कवर करना है सीस्मिक डिज़ाइन एस्पेक्ट्स ऑफ बिल्डिंग्स, फिर हम प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट एक हमारा मेन टॉपिक ये आ जाए, फिर आ जाता है हमारा ब्रिज डिज़ाइन और बाकी जो है मैट्रिक एनालिसिस फॉर सॉल्विंग स्ट्रक्चर्स। मैट्रिक्स एनालिसिस में भी आपने पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा तो इट्स एन इजी मेथड, और इवन जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो सारे मैट्रिक्स एनालिसिस ही यूज़ करते हैं। हमारे ये मेजर टॉपिक्स बनते हैं। फिर कोर्स ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, ठीक है जी। व्हाट्सएवर हमारा जो PLO एड्रेस हो रहे हैं वो PLO 2, 3, 4 एड्रेस हो रहे हैं, और इसके बाद हमारे जो कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं वो 3 आउटकम्स हैं। एनालाइज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ इम्पोज्ड लोडिंग बाय मैट्रिक्स स्टिफनेस मेथड। मैट्रिक्स मेथड का एक आपका है एक मैट्रिक्स मेथड्स, आपको स्ट्रक्चर एनालाइज करना है, देन आपने इन्वेस्टिगेट करनी है एंड प्रपोज सोल्यूशन ऑफ बिल्डिंग डिज़ाइन सब्जेक्टेड टू सीस्मिक लोडिंग। देन है आपका कैरी आउट एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट एंड ब्रिजेस। ये 3 हमारे कोर्स लर्निंग आउटकम्स हैं और ये डिफरेंट PLOs को एड्रेस कर रहे हैं। ये इनका टेक्सोनॉमी लेवल है। बाकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस तो आप इसको रीड कर लें बेशक, और ये बेसिकली हमारा है टॉपिक्स हैं फॉर द वीक। वीक पर लेक्चर, फर्स्ट वीक में हमने क्या इंट्रोडक्शन टू सिस्मोलॉजी करना है, सेकंड में अर्थक्वेक हैज़र्ड्स हैं, फिर सेकंड में ही हमने सीस्मिक डिज़ाइन कंसिडरेशन, लोडिंग्स एंड एस्पेक्ट्स। ये 3 बेसिकली टॉपिक्स जो हैं हमने पहले 2 वीक्स में कवर करने हैं। इसी तरह ये है कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग्स हैं। हाँ, आप ये कोर्स कंटेंट्स सारे देख सकते हैं। बाकी आपको पता है कि ये बुक्स हैं, इंशाल्लाह बुक्स भी आपको सॉफ्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आपको ये क्लियरली पहले भी पता है कि 10% जो है आपकी असाइनमेंट हैं, 10% क्विज़ेज़ हैं, 30% आपका मिड टर्म्स है और 50% टर्मिनल एग्ज़ाम है। हम
अभी स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1। सो चैप्टर 1 जो है हमारा वो बेसिकली सबसे पहले आपने अर्थक्वेक को अगर अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले आपने अर्थ की सिज्मोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है। सो क्या है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इंजीनियरिंग कॉज फॉर अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोफिजिकल प्रोसेस दैट कॉज अर्थक्वेक एंड वेरियस इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। सो हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अर्थ के स्ट्रक्चर को आपने समझना है। सो अर्थ बेसिकली 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। जो आउटर लेयर है वो आपकी क्रस्ट है 5 to 70 किलोमीटर, जिसकी जो थिकनेस है बेसिकली वो वेरी करती है। और इसके बाद मेंटल आ जाता है, मेंटल के बाद आपका जो सबसे इनर लेयर है वो कोर है। सो मेंटल में भी क्या है, एक आउटर मेंटल है और एक इनर मेंटल है। और इसके बाद आपकी कोर आ जाती है जिसका 1370 किलोमीटर रेडियस है। सो कोर का भी रेडियस एक अच्छा बल्ला है, ठीक है जी। ओवरऑल जो अर्थ का डायामीटर है वो इक्वेटर पे 12,740 किलोमीटर है और जो आपका पोलर डायामीटर है वो 12,700 किलोमीटर है। सो ये जनरल एक फैक्ट्स हैं। सो जो यहाँ पे मेन चीज़ जो हाईलाइट है वो ये है कि although the specific gravity of material that constitute the surface of earth is only about 2.8 मीन जो आपकी सरफेस है अर्थ की, यहाँ पे जो मटेरियल पाए जाते हैं उनकी एवरेज डेंसिटी जो बनती है वो 2.8 टाइम्स हैवियर है देन वाटर। तो पानी की निस्बत उनकी जो डेंसिटी है वो 2.8 टाइम्स है। बट द एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज अबाउट 5.5 इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ वेरी हैवी मटेरियल्स टुवर्ड इंटीरियर ऑफ अर्थ। मीन क्रस्ट के नीचे जो आपका मेंटल है और आपकी जो कोर है यहाँ पे बहुत ही हैवी मटेरियल पाए जाते हैं। और जैसे जैसे आप इंटीरियर साइड पे जाते जाएंगे, मतलब क्रस्ट से मेंटल, मेंटल से आप कोर में जाएंगे तो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी मटेरियल्स की, और टेम्परेचर भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। सो ये मेन आपको अर्थ के स्ट्रक्चर के मतलब अंडरस्टैंड करना है। सो क्रस्ट है बेसिकली, तो जहाँ पे आपको पता है जहाँ पे ओशंस हैं वहाँ पे क्रस्ट की जो थिकनेस है वो एज मच मिनिमम अराउंड 5 किलोमीटर है, जबकि बीनीथ कॉन्टिनेंट्स जो खुश्की के हिस्से हैं आपके वहाँ पे तकरीबन 40 किलोमीटर के राउंड अबाउट आपकी थिकनेस बनती है क्रस्ट की। सो जो ओशनिक एरियाज़ हैं वहाँ पे क्रस्ट की थिकनेस क्या है, कम है। सो जो ओशनिक क्रस्ट है वो बेसिकली बसाल्टिक रॉक्स से बना हुआ है और जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो ग्रेनाइटिक रॉक्स है और उनके नीचे फिर क्या है, बसाल्टिक रॉक्स हैं। अब बसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों इग्नियस रॉक्स की किस्म है, आपने पढ़ा होगा जियोलॉजी एंड सिज्मोलॉजी में। तो ये मे भी आपने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ हो पहले, ठीक है जी। सो बसाल्ट बेसिकली क्या होती है, एक आपकी ब्लैक कलर की इग्नियस रॉक्स है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट चारकोल टाइप के कलर की होती है ये। और जो दूसरी आपकी ग्रेनाइट है, सो ये तकरीबन मार्बल की तरह मिलती जुलती है, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं और ये थोड़ी सी डेंस और स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होती है। सो टेक्सचर इसका जो है वो ऑलमोस्ट मार्बल की तरह ही मिलता जुलता है। सो अब आपने इस चीज़ को, ये ओशनिक क्रस्ट है वो बसाल्टिक रॉक से बना हुआ है, जो कॉन्टिनेंटल पार्ट है वो
सबसे ऊपर क्या है, ग्रेनाइटिक रॉक्स हैं, उसके नीचे फिर बेसाल्टिक रॉक्स की लेयर है। मतलब आप देख सकते हैं जो हमारा खुश्की का हिस्सा है वो ग्रेनाइटिक पार्ट है और जो ओशन है वो पानी है, और इन दोनों के नीचे क्या है आपका बेसाल्टिक रॉक्स हैं। सो दिस लेयर हैज़ हाई रिजिडिटी एंड एनिसोट्रॉपी। सो ये जो लेयर हैं, जो बिलो वाली लेयर हैं, ये वाली जो लेयर है आपकी, इसमें ज़्यादा रिजिडिटी है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट शेयरिंग, ठीक है जी। और एनिसोट्रॉपी मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में इसका बिहेवियर, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। सो हाईली वेरी करती हैं ये, ठीक है जी। सो फिर आ जाता है मेंटल। सो मेंटल अबाउट 29 किलोमीटर थिक लेयर है, ठीक है। मेंटल अपर मेंटल और लोअर मेंटल में कंसिस्ट किया जाता है। जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है वो 400 किलोमीटर और मेड ऑफ ओलिवीन एंड पायरोक्सिन। एंड नंबर 2 जो लोअर मेंटल है वो मेड ऑफ मोर होमोजीनियस मास ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन ऑक्साइड एंड क्वार्ट्स। सो ये ऑलमोस्ट जो भी जियोलॉजिकल हैं ये अजम्पशंस ही हैं। सो नो अर्थक्वेक्स आर रिकॉर्डेड इन द लोअर मेंटल। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि नो अर्थक्वेक्स आर रिकॉर्डेड इन द लोअर मेंटल। सो हमारा जो यूजुअली अर्थक्वेक के साथ जो तल्लक है वो अपर मेंटल ही का साथ है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेंटल इज़ अबाउट 5। द मेंटल हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अबाउट 2200 डिग्री सेल्सियस एंड द मटेरियल इज़ इन अ विस्कस सेमी मोल्टन स्टेट। सो सेमी मोल्टन स्टेट है। So mental acts like fluid in response to slowly acting stresses and creeps under slow loads. So कोई आपकी प्रेशर वेरिएंस आता है मेंटल के अंदर, ठीक है, तो कोई स्ट्रेस डेवलप होती हैं जो बड़ी स्लो हैं, तो उनके स्लो जो स्ट्रेसेस हैं उनमें ये एज अ लिक्विड बिहेव करता है। बट जहाँ पे ये सडन या रैपिडली एक्टिंग स्ट्रेस आती हैं, जैसे अर्थक्वेक है, वेव्स हैं, तो उस केस में क्या करता है, ये एज अ सॉलिड बिहेव करता है। सो यही रीज़न है कि जो जनरल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं मेंटल के अंदर, ठीक है, हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है और हाई डेंस मेटल्स हैं, सो इनका जो भी रिएक्शन चल रहा होता है उसमें ये एज अ लिक्विड बिहेव करता है, और जो आपकी एनर्जी है वो सरफेस पे उस तरह से रिलीज़ नहीं होती, सरफेस पे उस तरह ट्रांसमिट नहीं होती। बट इन केस ऑफ अर्थक्वेक वेव्स ये क्या सॉलिड बिहेव करता है, और वेव्स स्पीडीली क्या है प्रोपेगेट करती हैं आपके सरफेस के ऊपर। सो बाकी कोर के मुतल्लक आप देख लें, और कोर बेसिकली क्या है, वेरी डेंस मटेरियल है, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आउटर कोर है वो 9 to 12 है, वेयर एज दैट इनर कोर जो है वो आपकी अबाउट 15 है। सो 15 इज़ अ वेरी हाई, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जो आपकी स्टील की डेंसिटी है दैट इज़ 8.75, सॉरी स्पेसिफिक ग्रेविटी अराउंड 8.75। सो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये जो मटेरियल्स हैं वो ऑलमोस्ट स्टील से भी बहुत भारी हैं, और ये 15 तो इवन लेड से भी हैवियर है। सो ये तो जनरल है आउटलाइन आपकी अर्थ के इनर स्ट्रक्चर के लिए। फिर आ जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। सो जर्मन साइंटिस्ट अल्फ्रेड वैगनर, सो इसने 1915 में ये हाइपोथेसिस प्रपोज किया था कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये सबसे पहले एक ही कॉन्टिनेंट था, और जिसको पांजिया का नाम दिया है इन्होंने, ठीक है जी। सो ही प्रपोज दैट अ लार्ज कॉन्टिनेंट टर्म्ड पांजिया एग्जिस्टेड इन अर्थ अराउंड 200 million years ago and was surrounded by an ocean called Panthalassa, ठीक है जी।
सो एक ही ओशन था, ज़ाहिर एक ही खुश्की का टुकड़ा है तो एक ही पूरा ओशन था। सो ये एक जर्मन साइंटिस्ट का हाइपोथेसिस था। सो उसका ऑब्जर्वेशंस का क्या था कि हिज ऑब्जर्वेशन वर बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ कोस्ट लाइन एंड जियोलॉजी बिटवीन साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड इंडियन पेनिसुला, और इसी तरह ऑस्ट्रेलियन एंड एंटार्कटिका। सो या अगर आप फिगर 1.2 देखें, सो ये 1.2 है, सो लेट मी जूम। सो बेसिकली यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जिस तरह आप देखते हैं ना जिगसा का वो पजल सा होता है और वो पीसीस टुकड़े से होते हैं, अगर आप ये कोस्ट लाइंस को एक दूसरे के साथ जोड़ना शुरू कर दें इस तरह के, तो ये आपस में एग्जैक्टली क्या हो जाती हैं, अटैच हो जाती हैं। और अगर आप इन सबको जोड़ दें इस तरह से तो आपको लगेगा कि ये एक ही खुश्की का एक टुकड़ा है। सो यहाँ से ये आइडिया प्रूव होता है कि वाकई ये जो है पहले एक कॉन्टिनेंट था, बाद में ये सो ड्रिफ्ट की वजह से ये कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हो गया। सो बाकी यही है ये आपकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो बाकी ये है कि इसमें he suggested that the continents had been pulled apart by the centrifugal pseudo force of the earth rotation or by a small component of astronomical precession. So but जो calculations हैं वो कहती हैं कि ये इतनी force were not sufficient कि जो आपका continental drift cause करती। so theory जो है वो 100% प्रूव्ड नहीं है, बट स्टिल इस पे बिलीव किया जाता है जो कि आपका एक ही खुश्की का पार्ट जो है वो डिफरेंट कॉन्टिनेंटल पीसेस में डिवाइड हो गया। सो फिर आ जाती है थ्योरी अगली प्लेट टेक्टोनिक्स की। सो द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स प्रेजेंटेड इन अर्ली 1960s एक्सप्लेन दैट द लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू 7 large and even smaller segments called plates as shown in figure. So जो हमारा क्रस्ट है ये सारा क्या कहलाता है जी, लिथोस्फेयर कहलाता है। जो हमारा क्रस्ट है ये कहलाता है लिथोस्फेयर, और क्रस्ट के नीचे जो आपका पोर्शन है वो एस्थेनोस्फेयर, इसी तरह क्रस्ट के ऊपर जो है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। सो ये चीज़ आपने ज़रा रिमेंबर रख लेनी है कि जो हमारा क्रस्ट है बेसिकली ये लिथोस्फेयर कहलाता है। क्रस्ट के नीचे जो आपका मेंटल है और कोर है इसको एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, और क्रस्ट के ऊपर जो आपकी फ़ज़ा है उसको आप एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो यहाँ तक आपको इतना काफ़ी है कि जो हमारा लिथोस्फेयर है यानी कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है और जो नीचे थोड़ा सा तकरीबन अराउंड अबाउट 5 to 70 किलोमीटर। सो जो अर्थ क्रस्ट है जो मेन वो आपका उसकी थिकनेस अराउंड अबाउट 40 किलोमीटर है। सो इसमें से कुछ पार्ट आपका लोअर आउटर मेंटल का भी थोड़ा सा शामिल होता है, जो वो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि उसमें क्या लॉजिक्स हैं। सो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारा लिथोस्फेयर है, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो 7 लार्ज कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है एंड इवन स्मॉलर सेगमेंट्स। सो स्मॉलर सेगमेंट्स की कोई तादाद नहीं है, ठीक है जी, कॉल्ड प्लेट्स एज शोन इन फिगर। सो यहाँ पे आप फिगर्स देख सकते हैं कि ये जो लार्ज बाउंड्रीज हैं ये प्लेट टेक्टोनिक को शो कर रही हैं। सो ये आपकी अर्थ की प्लेट्स में डिवाइड है। सो टेक्टोनिक प्लेट मैप ऑफ द वर्ल्ड है, ये आप इसको देख सकते हैं कि इसमें ऑलमोस्ट जो मेजर जो पार्ट हैं वो कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और माइनर जो हैं वो डिफरेंट प्लेट्स की फॉल्ट लाइन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो जो मेजर फॉल्ट लाइन्स हैं। इसी तरह द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स विद डिफरेंट डेफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज।
The upper rigid layer called the lithosphere is about 100 km thick below the continents and about 50 km under the oceans, and consists of crust and rigid upper mantle rocks. So जो हमारा lithosphere है, so the uppermost part of the earth is considered to be divided into two layers with different deformation properties. So इसकी जो deformation properties हैं वो different हैं इन दोनों layers की. So upper rigid layer जो called lithosphere and that is about 100 km below the continents. So जहाँ पे आपका खुश्की का हिस्सा या continents हैं वहाँ पे ये around about 100 किलोमीटर है और beneath ocean आपका ये about 50 किलोमीटर है, and consists of crust and rigid upper mantle rocks. So the lower layer called the asthenosphere extends down to about 700 km depth. The rigid lithospheric shell is broken into several irregularly shaped major plates and a large number of minor or secondary plates. So the lithospheric plates are not stationary. मीन जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं या जो आपकी प्लेट्स हैं जिनके ऊपर हम रह रहे हैं, दैट आर नॉट स्टेशनरी. सो ये साकिन नहीं है. ऑन द कंट्रेरी दे फ्लोट इन अ कम्प्लेक्स पैटर्न विद अ वेलोसिटी ऑफ some 2 to 10 centimeter per year. Very small. Like you can see के round about ये 5 साल में जाके कहीं 1 फुट डिस्प्लेस होता है. So that's why we don't feel it. But ये है कि दिस इज़ नॉट स्टैटिक. सो हमारे जो लेयर हैं ये जहाँ पे खुश्की का जो भी हिस्सा है जहाँ पे हम रह रहे हैं, दैट इज़ नॉट स्टैटिक्स. सो राउंड अबाउट 2 to 10 centimeter per year on the soft rocks of the underlying asthenosphere like rafts on a lake. सो जिस तरह आपकी वो राफ्ट जो है वो आपकी लेक के ऊपर फ्लो करती है, मतलब वो जो बांस का जो फट्टा सा बना के ना जो लोग तैरते हैं ऑटोमेटिकली. सो लाइक ये फ्लोट कर रही है, ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं. सो ओके, सो दिस इज अनदर थ्योरी. हाँ, सो ये फिगर अगर आप क्लोजली देखें, सो ये आपकी इनर कोर है, ये आपकी आउटर कोर है और ये आपका मेंटल आ जाता है और इसके ऊपर ये जो आपकी लाइंस में शो हो रही है ये आपकी प्लेट्स हैं, ये आपकी प्लेट्स हैं. सो ये जो है आपका ये कन्वेक्शन करंट जो मोल्टन मैस की वजह से, सो ये कैसे प्रोड्यूस होता है हम इसको ज़रा डिस्कस करते हैं. सो दिस थ्योरी रिक्वायर्स अ सोर्स दैट कैन जनरेट tremendous forces acting on the plates. So plate move अगर कर रही हैं हमारी बेशक 2 to 10 centimeter is a very small velocity, but still it's moving. So plates are not like some ordinary raft. These are, we are talking about continents. So एक continent को बेशक 1 साल में आपने 1 सेंटीमीटर ही मूव करना है, still you need a very high amount of force. So the widely accepted explanation is based on the force offered by convection currents, like जिस तरह ये शो किए हुए. So convection current कैसे प्रोड्यूस होते हैं? created by thermomechanical behavior of the earth's subsurface. इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो आपका मेंटल का पार्ट है उसमें जो डिफरेंट
जो आपकी डिफरेंट साइड पे मटेरियल्स की डेंसिटी डिफरेंट है और टेम्परेचर का भी फ़र्क है। सो जो नियर आपकी जो प्लेट्स या नियर जो आपकी क्रस्ट, आपका जो मेंटल का पोर्शन है रॉक का, वो एक तो टेम्परेचर कम है तो कूलर हो जाता है वो, और सॉलिड फॉर्म में जो नीचे है वो आपका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो आपका मैस है वो मोल्टन या लिक्विड स्टेट में है। सो ऊपर वाले पार्ट की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, कूल होने की वजह से वो सॉलिडिफाई हो जाता है और डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। नीचे वाला जो है वो गर्म होने की वजह से लिक्विड फॉर्म में उसकी डेंसिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है, कम हो जाती है। सो ऊपर वाला जो पार्ट है आपका वो हाई डेंसिटी होने की वजह से क्या है, नीचे की तरफ मूव करता है और आपका वो पिघल के उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, देन अगेन कम हो जाती है। सो ये एक प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। उसकी वजह से क्या है, हमारे कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होते हैं। वो कन्वेक्शन करंट्स जो हैं वो प्लेट्स को मूव करते हैं। आप ये बाकी ये थ्योरी पढ़ सकते हैं। द वेरिएशन ऑफ मेंटल डेंसिटी विद टेम्परेचर प्रोड्यूसेस एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। द कोल्डर एंड डेंसर अपर लेयर सिंक्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी टू द वार्मर बॉटम लेयर विच इज लेस डेंस। which is less dense. The lesser dense material rises upward and the colder material as it sinks gets heated up and becomes less dense. These convection currents create shear stresses at the bottom of the plate which drag them along the surface of earth. So उनको वो ड्रैग करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है जी, along the surface of अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ के ये पैरेलल मूव होते हैं। लाइक ये पार्ट थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, ये पार्ट थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, या टुवर्ड्स ईच अदर या अवे फ्रॉम ईच अदर। ये क्या होंगे, प्लेट्स जो है वो मूव करती हैं और वेरी स्लोली मूव करती हैं। सो ये है मैप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एपिसेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड। सो ये चंद एक मेजर थेरीज हैं जो आपने अंडरस्टैंड करनी है आज के लेक्चर में। बाकी अगला काम जो है वो ये थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, आई नो। सो ये मोर लाइक सिज्मोलॉजी है, बट इसमें चंद एक जो फैक्ट्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। सो इफ़ यू गाइस बेयर इट, सो यू विल लर्न अ लॉट। सो इसमें सीखने की काफ़ी चीज़ें हैं, तो ये थोड़ा सा बोरिंग है, बट बेयर विद मी। सो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। द कॉन्टिनेंटल साइज प्लेट्स आर अफ्रीकन, अमेरिकन, अंटार्कटिक, इंडोनेशियन, यूरेशियन एंड पैसिफिक प्लेट्स। सो जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स ऑलमोस्ट बनते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस सेवरल स्मॉलर प्लेट्स लाइक अंडमान, यूरेशियन एंड अंडमान फिलिपाइन प्लेट्स आल्सो एग्जिस्ट। सो ये लाइक जिस तरह हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इसी तरह वर्ल्ड में सेवरल जजीरे भी हैं। सो फिलिपाइन आपको पता है ऑलमोस्ट ये एक आइलैंड है, और ये अंडमान ये भी आपका ये तकरीबन इंडियन ओशन पे जो आइलैंड, ये आइलैंडिक प्लेट आप इसको कंसिडर करें। So as plate glides over the asthenosphere, the continents and oceans move with it. Because the plates move in different directions, they knock against their neighbors at boundaries. So जहाँ पे प्लेट की बाउंड्रीज है, they knock against neighbors. So the great force thus generated at plate boundary, so build mountain ranges called volcanic eruptions and earthquakes. यानी कि आप यूँ कंसीडर करें कि जब आपकी अर्थ की जो प्लेट्स हैं
वो एक दूसरे के करीब आई। सो एक दूसरे से जब टकराई तो क्या हुआ, जहाँ पे ये कोलिजन हुआ, जहाँ पे इनका आपस में कोलिजन हुआ, वहाँ पे पहाड़ वजूद में आए। तो इसी तरह आपके साथ क्या हुए, वोल्केनिक इरप्शंस हुई, ठीक है जी, लावा निकला, अर्थक्वेक्स आए। सो इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो हमारा हिमालयन पार्ट है और जो चाइना का जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो इसी तरह प्लेट्स के आपस में एक दूसरे के करीब आने की वजह से तो ये माउंटेन रेंजेस सारी बिल्ड हुई हैं। सो द ग्रेट फोर्स thus generated at the plate boundary build mountain ranges, cause volcanic eruptions and earthquakes. So most of the earth's major geological activity occurs at plate boundary, the zones where plates meet and interact. So figure 1.5 depicts the distribution of earthquake epicenters around the world. So epicenter आपको पता है कि जहाँ पे जो आपका अर्थक्वेक का जो सेंटर है एट क्रस्ट इज कॉल्ड एपिक सेंटर, और जो बीनीथ जो आपका जो एक्चुअल पोजीशन होती है जिस अब पूरे अर्थ के आपके ग्लोब में सॉरी अर्थ में आइदर इन मेंटल और क्रस्ट और वेरेवर जहाँ से वो प्रोड्यूस होता है, एग्जैक्ट जो पॉइंट होता है वो फोकस कहलाता है, और फोकस के एन ऊपर आपका जो क्रस्ट के ऊपर जो पॉइंट होता है वो एपिक सेंटर कहलाता है। सो ये एपिक सेंटर्स डिफरेंट ये मैप हाईलाइट किए गए हैं, ठीक है जी। सो इसका लेजेंड नहीं है, सो इस मैप को रीड करना ज़रा सा मुश्किल है, बट ये ओवरऑल आइडिया आपको देता है कि देर आर मिलियंस ऑफ एपिक सेंटर। सो सैकड़ों जगहों पे सैकड़ों अर्थक्वेक्स आ चुके हुए हैं, ठीक है जी। सो ये वो जो ह्यूमन रिकॉर्डेड हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम, द अर्थक्वेक दैट अकर्स एट अ प्लेट बाउंड्री इज नोन एज इंटरप्लेट अर्थक्वेक। सो नॉट ऑल अर्थक्वेक occur at plate boundaries, though interior portion of a plate is usually tectonically quiet. Earthquake also occur far from plate boundaries. These earthquakes are known as intraplate earthquakes. The recurrence time for an intraplate earthquake is much longer than interplate. So जो plate boundary क्या है वहाँ पे जो earthquake आने की frequency है, मतलब साल में 2 दफ़ा आते हैं 3 दफ़ा आते हैं, वो मतलब इस तरह ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी कि ज़्यादा तादाद में आते हैं, बार बार आते हैं, जबकि प्लेट बाउंड्री से अवे जो है वो अर्थक्वेक्स जनरेट तो होते हैं लेकिन उनकी तादाद जो है वो बहुत कम है, उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी प्लेट बाउंड्रीज पे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। सो मूवमेंट्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज, ओके, owing to the difference in movement between the plates and there are motion, 3 types of plate boundaries are found to exist along their edges. So one has spreading ridges. So इस केस में क्या है कि जो spreading ridges हैं और divergent boundaries हैं वो प्लेट के edges पे move apart from each other करते हैं, यानी कि एक दूसरे से अवे अगर प्लेट्स मूव कर रही हैं, सो दीज रिजेस आर कॉल्ड स्प्रेडिंग रिजेस। सो इसमें आप देख सकते हैं जी कि फिगर 1.6 में सो ये आपका लिथोस्फेयर है और ये प्लेट्स हैं आपकी। तो ये आपका ओशनिक क्रस्ट है और ये आपका साइड्स पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, मैग्मा है, मैग्मा एरप्ट हुआ, ठीक है जी। तो प्लेट एक दूसरे से अवे मूव कर रही हैं, ठीक है जी। सो दैट इज़ स्प्रेडिंग रिजेस। सो इसमें क्या है, दिस इज़ द लोकेशन वे द लेस डेंस मोल्टन रॉक फ्रॉम द मेंटल राइजेस
upward and becomes part of crust after cooling. So highest rate of spreading or expansion between plate is found to occur near Pacific Ocean. So Pacific Ocean, so इसका मतलब ये है कि पैसिफिक ओशन जो है वो फैल रहा है, ठीक है जी। सो उसका जो है स्प्रेडिंग, उसका जो रेट है वो ज़्यादा है बाकी ओशंस की निस्बत। सो एंड लोएस्ट रेट ऑफ स्प्रेडिंग अकर्स अलॉन्ग मिड अटलांटिक रिजेस। सो ऑलमोस्ट जो आपके मिड अटलांटिक रिजेस हैं वहाँ पे ये रेट स्लोएस्ट है। सो जनरली स्प्रेडिंग रिजेस आर लोकेटेड बीनीथ द ओशंस। तो जनरली ये ओशंस के नीचे होते हैं। सो अ फ्यू areas where the spreading occurs along the continental mass are East African Rift Valley and Iceland. So Iceland और ईस्ट अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली है वहाँ पे ये फ्यू एरियाज़ हैं जहाँ पे ये स्प्रेडिंग आती है, और दैट्स वाई आइसलैंड और ये इस तरह के रीजन्स में अर्थक्वेक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेनोस्फेयर में मैग्मा राइज किया, जो लिथोस्फेयर की आपकी जो पहले प्लेट्स थी वो एक दूसरे से पार्ट मूव करी, और यही मैग्मा जाके कूल डाउन होके दोबारा आपका ये ओशनिक क्रस्ट का हिस्सा बन गया, और ये इस तरह से एक्सपेंशन हो रही है आपके ओशंस की। सो देन आ जाता है कन्वर्जेंट बाउंड्री। सो कन्वर्जेंट बाउंड्री जो है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं कि अगर वो या तो वो एक दूसरे के करीब आएंगी और स्लिप बिलो वन अनदर, ठीक है जी, एक दूसरे के नीचे चली जाएंगी, ठीक है जी, एक ऊपर आ जाएगी प्लेट, दूसरी नीचे आ जाएगी, या दोनों क्या होंगी, कोलाइड विद ईच अदर। सो सबडक्शन बाउंड्रीज में क्या होता है, दीज बाउंड्रीज आर क्रिएटेड व्हेन आइदर ओशनिक लिथोस्फेयर सबडक्ट्स बीनीथ ओशनिक लिथोस्फेयर। सो ओशन का ही जो लिथोस्फेयर है वो ओशन के साथ जो पैरेलल है उसके नीचे सबडक्ट करता है, ठीक है, उसके नीचे मूव करता है, ठीक है जी, उसके नीचे स्लिप कर जाता है, लाइक यस। सो ओशन कन्वर्जेंस। सो ये आप देख सकते हैं जी कि लिथोस्फेयर, एक ये लिथोस्फेरिक लेयर है ओशनिक क्रस्ट की, और दूसरी ये लिथोस्फेरिक लेयर है ओशनिक क्रस्ट की। सो ये आप देख रहे हैं कि इसकी ये नीचे जा रही है, ठीक है जी, स्लिप कर रही है। इसी तरह आप ये ओशनिक क्रस्ट देख सकते हैं, और ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। सो ये ओशन की जो वो आपका लिथोस्फेरिक लेयर है वो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर के नीचे जाके स्लिप कर रही है। सो दिस इज कॉल्ड ओशन कन्वर्जेंस और ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। सो ये बेसिकली सबडक्शन बाउंड्रीज है। नेक्स्ट आ जाती है आपकी नेक्स्ट आ जाती है आपकी कोलिजन बाउंड्री। सो व्हेन टू प्लेट्स विद कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेरिक कोलाइड सबडक्शन सीजेस एंड अ माउंटेन रेंज इज फॉर्म, ठीक है। तो जब ये दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे टकराती हैं और स्क्वीज होती हैं, तो जो आपका स्क्वीजिंग रीजन है वहाँ पे क्या होगा, एक पहाड़ उभरते हैं, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं कि जब ये ऑलमोस्ट अराउंड 100 किलोमीटर डीप प्लेट्स जब आपकी एक दूसरे के साथ टकराएंगी, तो ऑलमोस्ट 2 to 3 किलोमीटर हाइट की जो है वो ऑलमोस्ट आपके माउंटेन रेंजेस फॉर्म होती हैं। सो जो एवरेज आपकी जो है वो माउंटेन हाइट है दैट इज़ अराउंड 2 किलोमीटर। सो वैसे तो जो माउंटेन की जो डेफिनेशन आती है दैट इज़ विच हैज़ अ हाइट 900 मीटर और अबव। सो
सो यही है कि द हिमालयन माउंटेन्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना वर फॉर्म्ड इन दिस वे। सो जब दो प्लेट्स आपस में कोलाइड करेंगी तो क्या होगा, स्क्वीजिंग होगी, स्क्वीजिंग होगी तो एक पहाड़ी सिलसिला आपका बन जाएगा। और जो हमारा हिमालयन सिलसिला है वो इसी तरह बना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, और दोनों जब आपस में कोलाइड किए तो स्क्वीजिंग की वजह से ये पहाड़ियाँ वजूद में आई हैं। सो दिस इज सिंपल थेरीज। सो देन आ जाता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ओके, ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज अकर अलॉन्ग द प्लेट मार्जिन वे टू प्लेट्स मूव पास्ट ईच अदर विदाउट डिस्ट्रॉइंग और क्रिएटिंग न्यू क्रस्ट। सो इसका कोई इतना इफेक्ट होता नहीं है। फिर आ जाता है जी आपका फॉल्ट्स। सो ये तो काफ़ी स्लो काम चल रहा है। well let's see. The term fault is used to describe a discontinuity within rock mass along which movement had happened in the past. So जिसमें पहले ही मूवमेंट हो चुकी हुई होती है, ठीक है जी, सो उसको आप फॉल्ट कंसीडर करते हो। सो प्लेट बाउंड्री इज आल्सो अ टाइप ऑफ फॉल्ट। सो जो प्लेट बाउंड्री है वो आल्सो टाइप ऑफ फॉल्ट है, कि बेसिकली वो लाइन है जहाँ पे वो मूवमेंट हो चुकी हुई है पहले ही। सो जहाँ प्लेट की बाउंड्री है वो आपका फॉल्ट है। इसके अलावा जो माइनर फॉल्ट्स हैं, जो प्लेट बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड मेजर फॉल्ट्स। सो lineaments are mappable linear surfaces features and may reflect subsurface phenomena. So a lineament could be a fault, a joint or any other linear geological phenomena. So एक ये लाइन के पैटर्न में ये चलता है, ठीक है जी, जो भी आप। तो मोस्ट फॉल्ट प्रोड्यूस रिपीटेड डिस्प्लेसमेंट ओवर जियोलॉजिकल टाइम। सो जो मोस्ट ऑफ द फॉल्ट्स हैं वो रिपीटेड डिस्प्लेसमेंट ओवर जियोलॉजिक टाइम। सो मतलब जियोलॉजिक टाइम मतलब कि जो एक फ्रीक्वेंसी चलती है कि 1 साल बाद या 2 साल बाद। सो जो भी आपकी फॉल्ट लाइन है वहाँ पे प्लेट्स की मूवमेंट या आपकी है जो डिस्प्लेसमेंट है प्लेट्स का, वो एक कंटिन्यूसली मतलब जियोलॉजिक टाइम इन वेरी हाई टाइम आफ्टर every 5 to 6 years, every 5 to 10 years. So it varies. So movement along a fault may be gradual or sometimes sudden, thus generating an earthquake. So sometimes gradual movement होती है, ठीक है, so repeatedly slowly earthquakes आते हैं, ठीक है जी। so अगर sudden movement हो तो very high earthquakes आते हैं, या समटाइम जो स्लो मूवमेंट है वो इवन वेरी माइनर अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस करते हैं और वो फील इतने नहीं होते। जो आपके अगर सडन मूवमेंट हो तो आपके हैवी अर्थक्वेक्स जनरेट होते हैं। सो इसमें ये है कि जो रप्चर प्लान है फॉल्ट का वो बेसिकली उसकी 4 टाइप्स हैं। सो पहला है जी नॉर्मल फॉल्ट है, दूसरा है रिवर्स फॉल्ट, और तीसरा है जी स्ट्राइक अप फॉल्ट, और ये ओब्लिक फॉल्ट है कि मतलब स्ट्राइक भी कर रहा है और नॉर्मल की तरह ये आगे पीछे ऊपर नीचे भी मूव कर रहा है। सो ये बेसिकली फॉल्ट लाइन्स हैं कि प्लेट्स किस तरह मूव करती हैं। सो देयर आर 2 important parameters associated with describing faults, namely dip and strike. So figure 1.11, the strike is the direction of a horizontal line on the surface of the fault. So if we strike direction, so ये जो डायरेक्शन चलती है बेसिकली ये ही फॉल्ट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। सो इसी तरह जो है आपका the dip measured in a vertical plane at right angles to the strike of the fault is the angle of the fault plane with horizontal. So जो आपका fault plane बन रहा है बेसिकली
उसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड डिप एंगल। सो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लेन इमेजिनरी ड्रा किया हुआ है, ठीक है जी। सो ये जो आपका प्लेन है जो लाइंस के साथ शो हो रहा है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका क्या है, फॉल्ट प्लेन है। सो अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, जहाँ पे ये प्लेट्स जो हैं एक दूसरे से अवे मूव कर रही हैं। सो ये जो प्लेन बन रहा है इस डायरेक्शन में, ये आपका फॉल्ट प्लेन है। मतलब ये जो सरफेस है आपकी, ये जो सरफेस जो दो आपस में एक दूसरे से पैरेलल मूव कर रही हैं, एक ये सरफेस है और दूसरी इसके साथ अंदर वाली सरफेस है जो एक दूसरे के साथ स्लाइड कर रही हैं। ये सरफेस बेसिकली आपका क्या है, इस सरफेस के पैरेलल आपका फॉल्ट प्लेन है, या इसी सरफेस को आप फॉल्ट प्लेन कह सकते हैं, ठीक है जी। सो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन इमेजिनरी ड्रा किया गया है, ठीक है। सो इस तरह की कोई चीज़ इसको काट नहीं रही इस तरह से, ठीक है जी। सो ये आपने ज़रा अंडरस्टैंड कर लेना है। सो faults are classified into dip slip faults, strike slip faults and oblique slip faults based on the direction of slippage along the fault plane. So agar in a dip slip fault the slippage occurs along the dip of the fault, ठीक है जी। So along the dip आपकी क्या होगी, यानी कि along the dip आपकी fault आपकी आएगी। जैसे ये है, ये अलॉन्ग दी डिप मूव कर रहा है। सो जो आपका है इन केस ऑफ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट द मूवमेंट हैज़ टेकन प्लेस अलॉन्ग द स्ट्राइक। जैसे ये स्ट्राइक के अलॉन्ग या स्ट्राइक के अलॉन्ग ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। सॉरी, ये वाला आपका क्या है, ये वाला ये आपका स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है। जो आपका सी है, जो ए और बी है आपके, वो डिप स्लिप फॉल्ट है आपके। और इसी तरह आपका जो डी है वो ऑब्लिक फॉल्ट है कि इसमें ये डिप के अलॉन्ग भी क्या कर रहा है, स्लिप हो रहा है, और स्ट्राइक के अलॉन्ग भी स्लिप हो रहा है। सो ये आपका ऑब्लिक आ जाएगा। सो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो बाकी इस चीज़ में है, ये जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है और बाकी ये तो काफ़ी पोर्शन रहता है अभी। सो ये आप कोशिश करिएगा पढ़ने की इसको। सो दैट इज़ नॉट समथिंग इम्पोर्टेंट। सो अब आ जाता है अर्थक्वेक। सो अर्थक्वेक जहाँ से जनरेट होता है बीनीथ द क्रस्ट, दैट इज़ कॉल्ड फोकस, और फोकस के एन ऊपर जो क्रस्ट का जो पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एपिक सेंटर। सो क्या होता है, फोकस से आपकी वेव्स जनरेट होती हैं और वेव से फिर आपकी सरफेस वेव जो है वो आपकी मूव करती हैं टुवर्ड्स स्ट्रक्चर्स आपके। सो ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, अर्थक्वेक फोकस से आया, सरफेस वेव्स आगे आपकी ट्रांसफ़र होती हैं सरफेस पे। सो जब तक वो मतलब एनर्जी जो डिसिपेट नहीं हो जाती तब तक ये वेव्स आपकी कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। So general depiction of an earthquake rupture scenario. So earthquake is the vibration of Earth's surface caused by waves coming from a source of disturbance inside the Earth. So most earthquakes of engineering significance are of tectonic origin and is caused by slip along geological fault. So geological faults जहाँ पे हैं वहाँ पे जो slip होते हैं, प्लेट्स आपकी स्लिप करती हैं फॉल्ट पे, उसकी वजह से अर्थक्वेक प्रोड्यूस होते हैं।
सो इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस जहाँ पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचता है या जो आपकी जो बड़े अर्थक्वेक्स हैं। सो द टिपिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन स्ट्रेस ड्रॉप ड्यूरिंग द स्लिप, कि स्लिप के दौरान स्ट्रेस कितनी ड्रॉप हुई, टोटल फॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है, सो साइज ऑफ स्लिप्ड एरिया, रफनेस ऑफ द स्लिपिंग प्रोसेस, फॉल्ट शेप है, नॉर्मल फॉल्ट है, रिवर्स फॉल्ट है, स्टाइक स्लिप फॉल्ट है, कौन सा है। सो स्टाइक स्लिप में जिसको ओब्लीक हमने बोला था, ठीक है जी। सो प्रॉक्सिमिटी ऑफ द स्लिप्ड एरिया टू द ग्राउंड सरफेस एंड सॉइल कंडीशन क्या है। So as the wave radiate from the fall, they undergo geometric spreading and attenuation due to loss of energy in the rocks. Since the interior of the earth consists of heterogeneous formations, the waves undergo multiple reflections, retractions, dispersion and attenuation as they travel. The seismic waves arriving at a site on the surface of the earth are result of complex superposition giving rise to irregular motion. Sometimes जो earthquakes होते हैं उनकी मूवमेंट जो है वो irregular होती है। सो उसकी वजह ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स जो है वो एट अ टाइम स्ट्राइक करती हैं। सो अब आ जाता है earthquake waves. सो earthquake wave vibrations originate from the point of initiation of rupture and propagates in all directions. So basically क्या होता है कि जहाँ से वो waves आपके फोकस से ट्रैवल करती हैं toward surface. So in all direction क्या है, वेव कोई भी है जहाँ से जनरेट होगी वो एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन क्या होगी, डिसिपेट होगी। सो जो सरफेस वेव्स आती हैं वो आपकी मूव करती हैं आगे। So there are two types of waves. These are primary waves and secondary waves. So and surface waves. In addition, there are sub varieties among them. The important characteristics of these three kinds of waves are as follows. Primary waves. These are known as primary waves, push-pull waves, longitudinal waves. सो ये क्या है, बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। सो दीज आर कंप्रेशनल वेव्स। सो दीज वेव्स प्रोपेगेट बाय लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेसिव एक्शन, which mean that the ground is alternately compressed and dilated in the direction of propagation. सो ज़मीन क्या सुकड़ती है, फैलती है, ठीक है। सो फिगर 1, हाँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे वेव स्ट्राइक की, सो ये पार्ट आप देख सकते हैं ये कंप्रेस हुआ हुआ है, ये पार्ट क्या है, एक्सपैंड हुआ हुआ है। फिर ये पार्ट क्या है, कंप्रेस हुआ हुआ है, ये पार्ट एक्सपैंड हुआ है। सो कंप्रेशन एक्सपेंशन जो है ये कंटिन्यूसली चल रही है और ये वेव इस तरह क्या है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में प्रोपेगेट हो रही है। सो ये वेव क्या है, यहाँ पे कंप्रेशन है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रही है। फिर यही वेव जब आगे प्रोपेगेट करेगी तो यहाँ पे कंप्रेशन आ जाएगी और साइड्स पे क्या हो जाएगी, वो डायलेट होना शुरू हो जाएगी। सो इस तरह वेव आपकी अलोंग लॉन्गिट्यूडनल सरफेस आपकी मूव करती है। सो एंड फिगर 1.15, sorry, P waves are the fastest among the seismic waves and travel as fast as 8 to 13 km per second. Therefore, when an earthquake occurs, there are the first waves to reach any seismic station and hence the first to be recorded. So सबसे पहले आपकी P waves रिकॉर्ड होती हैं। So the P waves resemble sound waves because these two are
compressional and longitudinal waves in nature. Hence, the particles vibrate to and fro in the direction of propagation. So these waves are capable of traveling through solids, liquids, and gases. Okay. So the P waves propagates radial to the source of the energy release, and the velocity is expressed by Vp is equal to where is Young modulus, nu is Poisson ratio so of the earth, so this is almost 0.25, and rho is the density. So yes, so P waves की so डेंसिटी जिस मटेरियल से ये प्रोपेगेट कर रही है उस मटेरियल की डेंसिटी उसी मटेरियल की पॉइसन रेशियो और उसकी इलास्टिक मॉडुलस जो है आपका, तो जिस मीडियम से ये प्रोपेगेट कर रही हैं उसी हिसाब से, सो जितना सॉलिड मटेरियल होगा तो वेलोसिटी उसी हिसाब से क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी. सो देन आ जाता है सेकेंडरी वेव्स. दीज आर आल्सो कॉल्ड shear waves, secondary waves, transverse waves etc. compared to P waves, these are relatively slow. So these are transverse or shear waves, which mean that the ground is displaced perpendicularly to the direction of propagation. So ये क्या है, upward move कर रहा है और फिर downward move कर रहा है. So these are called secondary waves. So up and down movement हो रही है, ठीक है जी. So this is called secondary wave. So ये आपने याद रखना है कि ये compression हो रही है और डायलेशन हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, डायलेशन हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, डायलेशन हो रही है. सो इस तरह क्या है, वेव एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये ट्रांसफ़र हो रही है. सो दैट्स वाई जब अर्थक्वेक आता है सबसे पहले जो मोशन होती है वो हॉरिजॉन्टल टू एंड फ्रो मोशन होती है. सो अगर अर्थक्वेक थोड़ी देर ज़्यादा रहे तो देन आपकी साथ जब एस वेव रीच करती हैं तो फिर आपकी ऊपर नीचे मूवमेंट भी होना शुरू हो जाती है. So hence so in nature these are like light waves. The waves move perpendicular to the direction of propagation. Hence transverse particle motion is characteristics of these waves. These waves are capable of traveling only through solids. If the particle motion is parallel to prominent planes in the medium, they are called SH waves. On the other hand, if the particle motion is vertical, they are called SV waves. The shear wave velocity is given by, so from this formula आप shear wave velocity आप find कर सकते हैं इसकी. So nature of propagation of S waves, so ये आपकी फिगर में described है. So they travel at the rate of 5 to 7 kilometer per second. For this reason these waves are always recorded after P waves in a seismic station. So ये waves हमेशा बाद में रिकॉर्ड की जाती हैं. So बेसिकली होता गया, सबसे पहले आपके पास पी वेव आती है, उसके बाद एस वेव आती है, और एक तो दोनों की वेव वेलोसिटी आप नोट कर सकते हैं, दूसरा जो है दोनों का डिफरेंस ऑफ टाइम आप नोट कर सकते हैं. सो वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि ये अगर आपको दोनों का डिफरेंस ऑफ टाइम और दोनों की वेलोसिटी नोन हो वेव्स की, तो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम फोकस टू द ऑब्जर्विंग स्टेशन. जो है आप वो डिस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद उसी फोकस को आप सीधा ज्वाइन कर दें आप मेरिडियन लाइन, सॉरी ऊपर जो आपकी सरफेस पे, तो आपका एपिक सेंटर आपको फाइंड हो जाता है.
सो या इस तरह ये कैलकुलेट किया जाता है कि आपका अर्थक्वेक किस रीजन में आया है। सो देन आ जाता है जी आपका सरफेस वेव्स। व्हेन द वाइब्रेटरी वेव्स एनर्जी इज प्रोपेगेटिंग नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ rather than deep in the interior, two other types of waves known as Rayleigh and Love waves can be identified. These are called surface waves because their journey is confined to the surface layers of earth only. So surface waves travel through the earth crust and does not propagate into the interior of earth unlike P or S waves. So जिस तरह आपका ये जो सितंबर 2019 में मीरपुर में आपका जो अर्थक्वेक आया था, सो दैट वाज वेरी शैलो। सो उस केस में जो बेसिकली जो है वो आप मेजॉरिटी जो वेव्स जनरेट हुई, दीज आर सरफेस वेव्स। So surface waves are the slowest among the seismic waves, therefore these are the last to be recorded in the seismic station at the time of occurrence of the earthquake. So they travel at the rate of 4 to 5 km per second. Complex and elliptical particle motion is the characteristic of these waves. So these waves are capable of traveling through the solids and liquids. They are complex in nature and are said to be the of two kinds, namely Rayleigh waves and Love waves. So ये Rayleigh waves हैं और ये Love waves हैं। So जो आपके लेस डीप जो आपके अर्थक्वेक्स होते हैं उस केस में ये आपकी सरफेस वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। और आई थिंक ये वेव्स जो हैं वो डेंजरस ज़्यादा होती हैं बिकॉज इनकी जो है वो प्रॉपर मोशन जो है वो आर्बिट्रेरी होती है। सो दे कैन कॉज mass destruction. So the Rayleigh surface waves are tension compression waves similar to the P waves except that their amplitude diminishes with distance below the surface of the ground. Similarly, the Love waves are the counterpart of the S body waves. They are shear waves that diminishes rapidly with distance below surface. So ये waves जो हैं वो Rayleigh waves जो हैं वो almost like compressive waves आपकी हैं like P waves, but ये क्या है beneath earth surface इनकी क्या है वो dissipate होती रहती हैं, जबकि पी वेव्स जो है वो प्रोपेगेट करती हैं बीनीथ द अर्थ सरफेस भी। सो इसी तरह जो लव वेव्स हैं वो ऑलमोस्ट लाइक एस वेव्स हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि एस वेव और पी वेव प्रोपेगेट करती हैं विद इन सब पार्ट ऑफ द अर्थ, और ये क्या है डिसिपेट होती हैं। दैट्स इट। सो देन आ जाता है जी अर्थक्वेक टर्मिनोलॉजी आपकी आ जाती है। सो उसमें चंद एक चीज़ें हैं, फोकस और हाइपोसेंटर, फोकल डेप्थ, हाइपोसेंट्रिक, सेंट्रल डिस्टेंस है, साइट आपकी, एपिक सेंटर, सो एपिसेंट्रल डिस्टेंस। सो साइट मीन जहाँ पे आपने अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया या कोई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। सो द मोशन ऑफ प्लेट्स results in stress build up along the plate boundary as well as in the interior domain of the plate. Depending on the state of build up of stress and amount of resistance offered by the fault strata, rupture is initiated as stress exceeds the capacity of strata. Generally, the rupture causing earthquakes initiates from a point termed as hypocenter or focus, कि जिस पॉइंट से ये आपकी जिस पॉइंट से आपका अर्थक्वेक इनिशिएट होता है दैट इज़ कॉल्ड फोकस,
or hypocenter, which subsequently spreads over to a large area. Depending on the characteristics of strata where rupture occurs, the shape of the ruptured area could be highly irregular and the amount of intersurface slip along the rupture surface could also vary. Several terms associated with earthquake rupture propagation are discussed given below. So आई थिंक ये चीज़ें आपको सारी ऑलरेडी नोन होंगी. सो रिकॉर्डिंग ऑफ अर्थक्वेक की बात की जाए तो इसमें रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक्स मर्टी 2005. So the vibratory motion produced during an earthquake could be made in terms of displacement, velocity or acceleration. So a seismologist is interested in even small amplitude ground motions in terms of displacement that provides insight into the wave's propagation characteristics and enables him to estimate the associated earthquake parameters. So इसको हम डिस्कस करते हैं. तो जो आप मेन चीज़ जो रिकॉर्ड करते हैं दैट इज़ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. सो आप एक सिज्मोग्राफ जिसको आप कहते हैं, बेसिकली उसमें क्या है कि उसका एम्पलीट्यूड विद रेस्पेक्ट टू टाइम और आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को क्या करते हो, प्लॉट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो वो बेसिकली आपने रिकॉर्ड करना होता है. सो दैट इज़ कॉल्ड अ सिज्मोग्राम. सो जो अ सिज्मोलॉजी इज़ इंटरेस्टेड इवन स्मॉल एम्पलीट्यूड ग्राउंड मोशन. सो जो स्मॉलेस्ट एम्पलीट्यूड है उसमें भी हमारा इंटरेस्ट सिज्मोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट होता है, बिकॉज के वहाँ जो आपकी दैट प्रोवाइड इंसाइट इनटू द वेव प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स. सो उसे वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और देन आप अर्थक्वेक पैरामीटर्स को डिटरमिन कर सकते हैं. So as acceleration are the causative phenomena for forces that damages structures, so engineers are more concerned with earthquake causing structural damage, hence are interested in acceleration measurement. So the instruments measure the ground displacements are called seismographs. The record obtained from a seismograph is called a seismogram. Okay. So the seismograph has three components: the sensor, the recorder and the timer. So the principle on which it works is simple and is explicitly reflected in the early seismograph. A pen attached at the tip of an oscillating simple pendulum, a mass hung by a string from a spool. So marks on a chart, a paper that is held on a drum rotating at a constant speed. So a magnet around the string provides required damping to control the amplitude of oscillation. The pendulum mass string. So basically क्या है कि ये आपका स्ट्रिंग है, पेंडुलम बॉब है, उसके साथ आपका क्या है
ये पेन है। सो ये कंटिन्यूसली रोटेटिंग ड्रम है आपका, और क्या है कि जैसी अर्थक्वेक आएगा ये पेंडुलम आपका टू एंड फ्रो जिस तरह मूव करेगा ना, तो ये ड्रम भी साथ रोटेट कर रहा है, तो वो इसको लिखता जा रहा है इस तरह। सो ये ग्राफ आपका प्रिंट होता जा रहा है ऑटोमेटिक। सो ये इसकी ये सिंपल एक थ्योरी है। देन आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ हाइपोसेंटर और अर्थक्वेक फोकस। सो सिस्मोलॉजिस्ट आर use the elapsed time between the arrival of a P wave and S wave at a given site to assist them in estimating the distance from the site to the center of energy release. The distance of focus from the observation station is determined by the relative arrival time of P and S waves. The distance from hypocenter to observation point is given by, so S is distance, T is, तो P और S वेव का जो अराइवल टाइम है दोनों का जो डिफरेंस है वो, और Vs मीन वेलोसिटी ऑफ S वेव और Vp मीन वेलोसिटी ऑफ प्राइमरी वेव्स। सो यहाँ से आप इस तरह आप डिस्टेंस फ्रॉम द हाइपोसेंटर, ये जो हाइपोसेंट्रल डिस्टेंस है, ये इंक्लाइन डिस्टेंस जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। सो दैट इट। सो इसी तरह द साइज ऑफ अर्थ के, द साइज ऑफ अर्थ के कुड बी रिलेटेड टू द डैमेज कॉज्ड और पैरामीटर लाइक मैग्नीट्यूड। सो अर्थक्वेक जो है अपनी साइज को अगर डिस्क्राइब करना है तो दो मेथड्स हैं। एक तो आप उसकी मैग्नीट्यूड बताएं, दूसरा जो है उसको आप इन टर्म ऑफ डैमेजेस। सो जो आपका रिक्टर स्केल है वो आपको मैग्नीट्यूड बताता है, और इसी तरह जो आपका मॉडिफाइड मर्सिली इंटेंसिटी स्केल जो है ये आपको विद रेस्पेक्ट टू डैमेजेस इसका क्या है इंटेंसिटी बताता है। सो these two useful definition of the size of earthquakes are sometime confused. So sometime इनमें confused हो जाता है। So sometime a high magnitude earthquake की magnitude ज़्यादा होती है, मतलब रिक्टर स्केल पे ज़्यादा होती है बट डैमेज कम होता है। समटाइम अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड कम होती है और डैमेज ज़्यादा होता है। सो यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन आ जाती है, ठीक है जी। सो मैग्नीट्यूड एक अलग चीज़ है और डैमेज पॉइंट से जो आप इसकी इंटेंसिटी बयान करते हैं वो एक अलग चीज़ है। सो द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक रेफर्स टू द डिग्री ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय इट। इन अदर वर्ड, इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज अ मेजर ऑफ सिवियरिटी ऑफ द शेकिंग ऑफ ग्राउंड एंड इट्स अटेंडेंट डैमेजेस। दिस ऑफ कोर्स इज empirical to some extent because the extent of destruction or damage that takes place to a construction at a given place depends on many factors. Some of these factors are distance from the epicenter, epicenter से distance कितना है उसका, compactness of underlying ground, so soil कितनी compact है, type of construction क्या है, magnitude of earthquake क्या है, duration of the earthquake क्या है, depth of the focus क्या है आपकी। So intensity is the oldest measure of earthquake. So generally जो बताते हैं, the seismic intensity scale consists of a series of certain key responses such as people awakening, movement of furniture, damages to chimney and finally total destruction. So इसमें जो है वो modified Mercalli intensity scale जो है वो, this scale is composed of 12 increasing levels. सो अगर हम इनकी बात करें तो ये सो यहाँ पे काफ़ी कुछ ये लिखा हुआ है बट इसको आप स्किप कर सकते हैं। सो पीक ग्राउंड वेलोसिटी जो है अगर आपको नोन हो तो मॉडिफाइड मर्सिली इंडेक्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसी तरह अनदर
सो ये साइंटिस्ट के फार्मूला ही हैं डिफरेंट। तो एक साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया है कि मॉडिफाइड मर्सिली इंडेक्स को आप इस फार्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये बेस्ड ऑन रिसर्च है, ठीक है जी। सो वन ऑफ सच रिलेशनशिप कोरिलेटिंग अर्थक्वेक इंटेंसिटी टू पीक ग्राउंड वेलोसिटी इज गिवन बाय ये है। और एक और साइंटिस्ट है, सॉरी, वाल्ड ईटेल, वाल्ड और जो इसकी बाकी टीम थी साइंटिस्ट की, उन्होंने मॉडिफाइड मर्सिली इंडेक्स को डिटरमिन करने का ये फार्मूला प्रपोज किया है। सो आई थिंक एक और बंदे ने ये प्रपोज किया है। सो बेसिकली जो आपका ये मॉडिफाइड मर्सिली इंटेंसिटी स्केल है, नंबर 1 पे है नॉट फेल्ट एक्सेप्ट बाई अ वेरी फ्यू अंडर स्पेशली फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है जी। फेंट ओनली बाई अ फ्यू पर्सन एट रेस्ट स्पेशली ऑन अपर फ्लोर ऑफ बिल्डिंग्स एंड डेलिकेट सस्पेंडिंग ऑब्जेक्ट्स में स्विंग। तो ये आप रीड कर सकते हैं और आप इसको इवन अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्केल को। सो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सो फिर आ जाता है द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय द जियोलॉजिक रप्चर causing it and is therefore a measure of the absolute size of the earthquake without reference to the distance from the epicenter. So while earthquake intensity is depicted in Roman numerals and is always a whole number, magnitude is depicted in Arabic numerals and need not to be a whole number. सो रिक्टर मैग्नीट्यूड आ जाती है। अ वर्केबल डेफिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय C.F. रिक्टर। ही बेस्ड ऑन द डाटा फ्रॉम कैलिफोर्नियन अर्थक्वेक्स डिफाइंड दैट अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड एज द लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ द लार्जेस्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्टैंडर्ड सीस्मोग्राफ कॉल्ड वुड अंडरस्टैंड सीस्मोग्राफ विद प्रॉपर्टीज। सो उसका टाइम पीरियड इतना था। सो इसकी डैम्पिंग नियरली क्रिटिकल 0.8। सो क्रिटिकल डैम्पिंग जो होती है वो ऑलमोस्ट वो 1 के करीब होती है, ठीक है जी। जो डैम्पिंग रेशियो है आपकी, मतलब क्रिटिकल, सो ये क्या होती है डैम्पिंग रेशियो क्या होती है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो ये पैरामीटर्स, सो वहाँ पे आप इसको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। सो सिचुएटेड 100 किलोमीटर फ्रॉम द फोकस, सो m इज इक्वल टू log 10a। सो a क्या है जी, आपका एम्पलीट्यूड है। सो where a denotes the amplitude in micron recorded by the instrument located at an epicentral distance of 100 km and m is the magnitude of the earthquake। लेकिन हर बार आपको एग्जैक्टली जो है वो 100 किलोमीटर पे तो नहीं होता, फिर आप क्या करते हो, ये करेक्शन अप्लाई करते हो। सो व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द एपिक सेंटर एट विच एन ऑब्जर्वेशन इज obtained other than 100 kilometer, a correction is introduced into the equations। so m डेल्टा आप सीधा इसी फार्मूले से निकाल लेते हैं एम्पलीट्यूड से। तो अब आपका m क्या हो जाएगा, m डेल्टा की जगह आप log a यूज़ कर लेंगे और फिर जो आपका डेल्टा जो जितना डिस्टेंस है वो आप पुट कर दें तो आपके पास आ जाए। Where m is the magnitude of the earthquake, delta is the distance from the epicenter, m delta magnitude of earthquake calculated for earthquake using the values measured at a distance delta from the epicenter। So the graphical form of this procedure is given in figure। क्या सबसे पहले देखें जी एम्पलीट्यूड कितना है, इसके बाद आप डिस्टेंस फ्रॉम वो देख लें कितना है।
सो दोनों लाइनों को आप मिला दें, जहाँ पे आपका आ जाएगा वो आपका स्केल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो इसके बाद आ जाता है जी मोमेंट मैग्नीट्यूड। ओवर द ईयर्स साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट डिफरेंट मैग्नीट्यूड स्केल्स हैड saturation points and the magnitude estimated by different approaches did not point to a unique value of earthquake size. The Richter magnitude saturates at about 6.8 and the surface wave magnitude at about 7.8. In addition, these magnitude estimates did not have a linear relation with the energy released due to earthquake rupture. So हमें एनर्जी रिलीज के साथ मेजर कंसर्न होता है, बिकॉज जो आपका अर्थक्वेक जब किसी आपके स्ट्रक्चर पे हिट करता है, सो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब करनी होती है स्ट्रक्चर ने। अगर स्ट्रक्चर आपका एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लेता है अर्थक्वेक की, तो सर्वाइव कर सकता है। अदरवाइज क्या होगा, वो क्रैक्स, स्ट्रक्चर आपका फेल हो जाएगा। सो टू एड्रेस दीज शॉर्टफॉल्स, हैंक्स एंड कैनामोरी in 1979 proposed a magnitude scale termed as moment magnitude based on the seismic moment due to the earthquake rupture. The moment magnitude is given by mw is equal to 2 by 3 log 10 m naught minus m naught, where m1 is the moment magnitude, m naught is the seismic moment. So seismic moment क्या होता है, बेसिकली ये होता है जी आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मल्टीप्लाई बाय, सो जो आपकी लेंथ, विड्थ और स्लिप होती है आपकी अर्थक्वेक की। सो जो रप्चर की आपकी लेंथ, विड्थ और स्लिप जो होती है मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, आपका क्या आ जाएगा, मोमेंट आ जाता है। सो यहाँ पे अगेन न्यूमेरिकल भी है एक। सो यहाँ पे कुछ जनरली कोई ये एग्जांपल, अगर वन आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो कैलकुलेट द मोमेंट मैग्नीट्यूड। अब आपने मोमेंट मैग्नीट्यूड निकालनी है ऑफ एन अर्थक्वेक विद द रप्चर एरिया डायमेंशंस ऑफ लेंथ 35 किलोमीटर, वेट 15 किलोमीटर एंड स्लिप 1 मीटर। एज्यूम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी mu 3.5 क्रॉस इंटू 10 रेज़ टू पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, सीज्मिक मोमेंट निकाल लेंगे। mu क्रॉस लेंथ क्रॉस विड्थ क्रॉस स्लिप। mu आपका ये आ गया, लेंथ आपकी ये आ गई 35 किलोमीटर है, ठीक है जी, 1000 आ गया। विड्थ आपकी 15 किलोमीटर आ गई, तो 15 इंटू 1000 आ गया, और स्लिप आपका 1 मीटर है। सो ये आपका 1.84 इंटू 10 रेज़ टू पावर 19 न्यूटन मीटर का मोमेंट आ गया आपका सीज्मिक। अब आपने mw का फार्मूला लगाना है 2 by 3 लॉग। सो इसकी जगह आपने m नॉट ये पुट कर देना आपने -9.1, तो 6.8। सो ये अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड आपकी आ जाएगी 6.8। सो दैट इज मोमेंट मैग्नीट्यूड, दैट इज नॉट रिक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, दैट इज मोमेंट मैग्नीट्यूड। सो अर्थक्वेक की मोमेंट मैग्नीट्यूड है ये। सो इसी तरह एनर्जी ऑफ एन अर्थक्वेक, एन अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस वेव मैग्नीट्यूड ms एंड द एनर्जी रिलीज बाय एन अर्थक्वेक इज गिवन बाय। सो यहाँ से आप, so where E is the measured in joules, thus the ratio of energy released by the two earthquakes differing by 1 is magnitude is equal to 31.6. The ratio is 1000 for a earthquake differing by 2 in magnitude. So हाँ, तो जिस earthquake की मैग्नीट्यूड में एक का फ़र्क होता है, दैट इज़ 31.6। सो जिसका 2 टाइम्स होता है दैट इज़, सो या
उसका जो है वो आप कह सकते हैं जी मैग्नीट्यूड, उसका जो डिफरेंस है वो 1000 टाइम्स है। सो ये बेसिकली आप इसको इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेट मी ट्राई। सो यहाँ पे लॉग है कहीं पे, हाँ सो अगर आप 1000 का ओके सो ये बेसिकली है कि एक तो लॉग आपका इन्वॉल्व होता है आपकी मोमेंट के, सॉरी अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड में, और दूसरा जो है आपका लॉग इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे ई में। सो दैट्स वाई जो है आपका वो 31 और जब 2 है तो आपका 1000। सो ये तकरीबन 10 टाइम्स ऑलमोस्ट ये ग्रेटर हो जाता है। अगर आपका मैग्नीट्यूड में 2 का फ़र्क है तो इट मीन आपका जो अर्थक्वेक का जो स्ट्रेंथ है वो 100 टाइम्स है, बट जो एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वो 1000 टाइम आएगा। इसी तरह अगर 1 का डिफरेंस है आपका अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड में, तो जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी है वो 10 टाइम्स डिफरेंट होगी दोनों की, बट जो एनर्जी है वो 31.6 टाइम डिफरेंट होगी। इसी तरह अगर अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड का डिफरेंस 2 है तो जो इंटेंसिटी का डिफरेंस है वो 100 टाइम्स होगा, जबकि जो एनर्जी का डिफरेंस है वो 1000 टाइम्स होगा। सो ये आपने ज़रा अंडरस्टैंड करना है। Comparison have been made between natural forces and nuclear weapons. The energy released by a 1 megaton hydrogen bomb is roughly equivalent to a magnitude 7.4 earthquake. So increase in magnitude, so increase in energy release. So ये ग्राफिकल फिगर दिया हुआ है, ठीक है जी। So comparison of magnitude and intensity ये आप चेक कर सकते हैं। सो ये जो ट्यूटोरियल प्रॉब्लम्स हैं, ये आज की आपकी समझ लें कि आपकी असाइनमेंट्स है कि आपने ये रीड करने हैं, और ये बेसिकली देर आर 20 प्रॉब्लम्स और फिर इनके सॉल्यूशंस हैं। सो ये आपने सारे के सारे करने हैं, और इसमें से कोई चीज़ नहीं आती तो आपने इसी वीक के अंदर अंदर मुझसे ये क्वेश्चन पूछने हैं। सो मेक श्योर के आप ये ऑल 20 क्वेश्चंस रीड करेंगे, देन आप इनको, अगर आपको कोई चीज़ इसमें से नहीं समझ आती तो आपने वो मुझसे पूछ लेनी है, ठीक है जी। सो आई थिंक ये, हाँ, इसके एंड पे ये लेक्चर एंड हो जाता है। सो दैट्स इट गाइस, आज का लेक्चर हम एंड करते हैं।